हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ ऑल फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल मेथड के बारे में। तो मैथमेटिकल मेथड आपके क्लास 11th के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 है। जैसा कि आपको पता है, हमने इस चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की है और इसमें हमने इससे पहले एक लेक्चर कंप्लीट किया है, जिस लेक्चर में हमने बात किया था स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। सो अगर आपको नहीं पता कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है एग्जैक्टली, तो आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। और अगर आपको पता है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, देन इधर से आप देखना स्टार्ट करो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि वेक्टर को किस तरह से लिखा जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देन हम समझेंगे कि दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल निकालना हो, एंगल कैलकुलेट करना हो, तब आप कैसे करेंगे। एंड देन लास्ट में हम समझेंगे कि कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं और हर टाइप के वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं, उन्हें हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है। सो एक और बात आपसे मैं कहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स या फोटो चाहिए या कुछ भी, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स, इस टॉपिक का, इस वीडियो लेक्चर का नोट्स चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है हलवा फिजिक्स, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली डाउनलोड तो करना पड़ेगा, एंड उसके सर्च में आपको लिखना पड़ेगा हलवा फिजिक्स। आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिलेगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर भी आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। चलो पढ़ते हैं अब हम कि क्या होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, हमारा लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाए। सो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, वेक्टर्स क्या होता है आपको पता है? यस, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, मतलब वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अब जैसे कोई एक वेक्टर क्वांटिटी का नाम ले लो, जैसे आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो उसमें से किसी एक का नाम लेता हूँ, लेट्स से मैं फोर्स का नाम ले लेता हूँ। ठीक है, किसका नाम लेता हूँ? फोर्स का। तो मान लो अभी हमारे पास ना यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, एंड ये ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं हम कुछ, चलो इसका नाम है ए समथिंग कुछ। ठीक है क्या? अच्छा, ना यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है, चलो वो ऑब्जेक्ट को भी कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ नाम भी होगा, तो मान लेते हैं कि इसका नाम है बी। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? बी। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ना हो क्या रहा है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ए है ना, वो ऑब्जेक्ट बी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। नाउ यू ऑल नो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक है, ओके। तो ये ए क्या करेगा? इस बी के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। ओके, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू हो गई 10 न्यूटन, इजीली समझ में आ चुका है ना। बट यहाँ पर डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर डायरेक्शन कहाँ पर है? ए से बी की तरफ, बिकॉज ए फोर्स लगा रहा है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन कहाँ होगा? ए टू बी की तरफ, है ना। चलो समझ में आया। नाउ ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी और ये मैंने उसका इन्फॉर्मेशन दे दिया। नाउ रिप्रेजेंट कैसे करें वेक्टर्स को? तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होता है ना, आपको जस्ट सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। कितना? यहाँ पर 10 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है ना, तो आपको ना 10 सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर ही करोगे, मीटर में तो आप ड्रॉ कर नहीं सकते अपने नोटबुक में, सो आप सेंटीमीटर में ड्रॉ करो। ठीक है, तो आप ऐसा 10 सेंटीमीटर का एक क्या कर लो, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। तो ये आप स्केल दिख रहे हो, और यहाँ से मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ 10 सेंटीमीटर का, कितना? 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट मैंने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ओके। तो अब ये लाइन सेगमेंट जो है ये कितना है? 10 सेंटीमीटर का बना दिया मैंने। तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि ये जो इसका लेंथ है ना, ये लेंथ कितना है? 10 न्यूटन है। कितना है? 10 न्यूटन है। अब डायरेक्शन का है ए से बी की तरफ, यानी ए से बी की तरफ, तो आप देख रहे हैं एरो मैंने ए से बी की तरफ बनाया हुआ। ठीक है, तो ये एरो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन बता देगा। तो देखो मैंने किस तरह से वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया। मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दिया, ये लाइन क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड बताएगा, है ना। और ये मैंने एरो बना दिया। एरो किस तरफ बनाऊंगा? जिस तरफ फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन जिस तरफ है उस तरफ का एरो बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरफ का मैंने क्या बना दिया? एरो, बिकॉज यहाँ से यहाँ की तरफ ए से बी की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी दे दिया। तो इस तरह से मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को क्या कर सकता हूँ? रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो एक तो ये मेथड है, एक इस तरह से आप कर सकते हैं। बट ये मेथड ना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर आपको बोल दिया गया 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है,
तो क्या आप 100 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे? हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं हो गया, बहुत टफ टास्क नहीं हो गया? यस। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला, ठीक है। तो हमें इसका कुछ एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, इसका कोई एक दूसरा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो हम ना क्या कर सकते हैं, वेक्टर को ना सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है ना, आपको जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है बी पॉइंट है। तो ए से बी की तरफ फोर्स लग रहा है। अच्छा, एक बात और है जो मैंने आपको बताया नहीं, कि जो ए है ना ये इनिशियल पॉइंट है, ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो इसको ना आप टेल बोलते हो, आप इसको क्या बोलते हो, आप इसको टेल बोलते हो। एंड ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे एरो बना हुआ है, इसको आप बोलते हो हेड, इसको आप बोलते हो हेड, ठीक है। ये आपका क्या फिनिशिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, इसको आप क्या बोलते हो, हेड। हेड आपको क्या बताता है, डायरेक्शन दिखाता है, यहाँ पर एरो है ना इसलिए, ठीक है। ओके। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे अब दूसरा तरीका क्या है इसे रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो ये ए से बी की तरफ जा रहा है ना, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा ए से बी की तरफ एक वेक्टर बना रहा हूँ मैं। अच्छा, डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्शन इस तरफ है, ए से बी की तरफ। तो मैं ऐसे एरो यहाँ पर बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। कितना है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 न्यूटन। तो मैं एक इस तरह से भी इस वेक्टर को क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये सिंबॉलिकल फॉर्म है, ठीक है। तो ये एक बेटर वे है, मतलब इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे अभी यहाँ पे आपको बोल दिया 100 न्यूटन, तो आप 100 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप सिंपली बोलोगे ए से बी की तरफ लग रहा है ऐसे, कितना 100 न्यूटन, लिख दिया 100 न्यूटन। चाहे आप 100 न्यूटन बोलो, 10,000 न्यूटन बोलो, जितना चाहिए उतना बोल दो, ठीक है, चलेगा, हम आराम से क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका बहुत अच्छा है। नाउ हम इसको भी और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। एक और हमारे पास अल्टरनेटिव है, हम ये ए से बी की तरफ लिखने की जगह ना कोई एक ना लेटर ही यूज़ कर लेते हैं, एक सिंगल लेटर यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। जैसे हम फोर्स की बात करें तो हम यहाँ पर फोर्स लिखेंगे ना, हम क्यों बाकी और कुछ लिखें, हम यहाँ पे एफ लिख देंगे। और एफ क्या है, हम इसमें डायरेक्शन भी है ना, फोर्स के पास डायरेक्शन भी है। तो मैं इसके ऊपर ऐसे वेक्टर क्वांटिटी ऐसे दिखा देता हूँ, है ना, इसके ऊपर मैं ऐसा एरो दिखाता हूँ, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। तो 10 न्यूटन लिख दिया। तो अब ये देखो, ये चीज़ हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हमने देखे, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे लेंथ बना सकते हैं, ठीक है। वो लेंथ होना चाहिए 10 न्यूटन का, बिकॉज यहाँ पे क्या है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब जितना मैग्नीट्यूड उतना लेंथ बनाओ। और फिर डायरेक्शन के लिए हमें ये एरो यूज़ करना पड़ेगा, हेड यूज़ करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका था, बट ये ज़्यादा सक्सेसफुल तरीका नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दूसरा तरीका यूज़ किया कि इसके टेल का जो पॉइंट ए, हेड का जो पॉइंट बी, उसको लिख दो और ऊपर एक एरो डाल दो, बिकॉज ये डायरेक्शन भी बताएगा, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी बताएगा, एंड उसका मैग्नीट्यूड लिख दो। फिर एक और तरीका हमने देखा कि क्यों हम ए बी लिखें, हम एक सिंगल लेटर से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्स है ना, तो हम सिंपली एफ लिखेंगे और वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है, तो ऊपर ऐसे एरो भी डाल देंगे, एरो का मतलब है डायरेक्शन है इसको, ठीक है। और यहाँ पे 10 न्यूटन क्या लिख देंगे, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात है कि कभी कभी क्या होता है ना, आपको कोई एक वेक्टर क्वांटिटी दे दिया गया है और आपको वहाँ पर ना सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करनी है। लाइक एग्जांपल देता हूँ मैंने यहाँ पर आपको दे दिया फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज ऊपर आप देख रहे हो एरो है, और मैंने बोल दिया इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक है। अब मुझे ना ये डायरेक्शन नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब इस वेक्टर क्वांटिटी का मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैं क्या करूँगा, तब कैसे इसको रिप्रेजेंट करूँगा, तब मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, मैं सिंपली ना इस चीज़ को मॉड में डाल दूंगा। तो यहाँ पे ऐसे मॉड में डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी को मैंने ऐसे मॉड में डाल दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 न्यूटन। तो अब मैंने क्या बताया, अब मैंने इस वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है, ठीक है। अब इसके पास डायरेक्शन नहीं है, अब मैंने इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया, ठीक है। अब मैंने सिर्फ क्या बताया, इसका मैग्नीट्यूड बताया है। तो कभी आपको बोल दिया गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके मैग्नीट्यूड को बताओ, इसका मैग्नीट्यूड लिखो, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेट्स से कोई एक ए वेक्टर क्वांटिटी है, इसके मैग्नीट्यूड को लिखना है। तो आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड लिखने के लिए आप सिंपली उस वेक्टर क्वांटिटी को मॉड के अंदर ऐसे डाल दोगे, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है, या तो आप क्या करो, आपको मॉड नहीं पसंद, आपको मॉड में नहीं डालना, तो आप एक काम करो, इसके ऊपर गए जो एरो, ये एरो हटा दो, ठीक है। आप सिंपली उसे बस एफ लिखो, एफ इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, सिंपली आप एफ लिख दो, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है ऐसे बी बार, आपको मॉड में नहीं लिखना इसे, ठीक है, आपको मॉड ऑफ बी बार नहीं लिखना, तो आप सिंपली क्या करो, आप सिंपली इसको बी लिख दो। तो भी आप क्या बता रहे हो, आप मैग्नीट्यूड ही बता रहे हो इसका, ठीक है, मतलब ऊपर का ऐसे एरो आपने गायब कर दिया। सो ये एक तरीका है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का और उसके मैग्नीट्यूड को दिखाने का। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं ना, हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो समझते हैं, ठीक है।
तो अब हम समझते हैं कि एंगल बिटवीन, क्या समझते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। हमेशा जब भी आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को मेजर करने जा रहे हो तो एक बात का, सिर्फ एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। क्या है वो बात सर? वो बात है कि हमेशा ना, अगर आप जिस वेक्टर का एंगल, किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का अगर आप एंगल कैलकुलेट कर रहे हो, एंगल मेजर कर रहे हो, तो ध्यान रखना कि वो दो वेक्टर्स जो है ना, या तो टेल टू टेल जॉइंट हो, या तो टेल टू टेल जॉइंट हो, या फिर हेड टू हेड जॉइंट हो, हेड टू हेड जॉइंट हो। एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वापस एक बार पर रिपीट कर दूँ कि कभी भी आप दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल कैलकुलेट कर रहे हो, एंगल अगर आप देख रहे हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि वो जो दो वेक्टर्स हैं वो या तो टेल टू टेल जॉइन हो या फिर वो हेड टू हेड जॉइन हो, ठीक है। टेल हेड या हेड टेल ऐसे जॉइन हो तो नहीं चलेगा। चलो दिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर आपको ये वेक्टर दिख रहा है, ठीक है। तो मान लो ये एक वेक्टर है ए बार, आप समझ गए हो, वेक्टर को मैं ए बार से लिख दिया, सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर तो अभी हमने देख ही लिया है। और यहाँ पे एक और वेक्टर है हमारे पास, लेट से ये है बी बार, एंड यू नो कि इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका टेल हो गया, ये यहाँ पर इसका टेल हो गया, इसी की बात कर रहा हूँ, और ये इसका हेड हो गया, ठीक है। और इसी तरह इस बी बार का ये ही क्या हो गया, टेल हो गया, और ये इसका हेड हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये लोग कैसे जुड़े हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं, क्या टेल टू टेल या हेड टू हेड कनेक्टेड है? हाँ, ये तो टेल टू टेल कनेक्टेड है, करेक्ट। तो अब इनके बीच में जो एंगल है ना, अभी यहाँ पे क्या दिया है, इसके बीच में एंगल 45 डिग्री। तो यस, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। ये बात करेक्ट है, बिकॉज ये लोग टेल टू टेल जॉइंट है, तो हम लोग इसके बीच का एंगल आराम से बता सकते हैं। बट अब जरा दूसरा एग्जांपल देखो। तो ये है पहला वेक्टर, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ बी बार, इसको मैं नाम देता हूँ बी बार। और ये हमारा, ये देखो ये वाला वेक्टर, इसको मैं नाम देता हूँ ए बार, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का आपको क्या बताना है, एंगल बताना है। तो चेक करो, ये देखो ये ए बार का इधर टेल हो गया, ये टेल हो गया यहाँ पर, और ये हेड हो गया यहाँ पर। बी बार का ये यहाँ पर टेल हो गया और यहाँ पर हेड हो गया। क्या ये लोग टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड कनेक्टेड हैं? नो सर, ये लोग तो हेड टू टेल कनेक्टेड है ना। हेड टू टेल कनेक्टेड या फिर टेल टू हेड कनेक्टेड हो, कैसे भी हो, बट अपोजिट है, ठीक है। टेल हेड से और हेड टेल से ऐसा जुड़ा हुआ है ना, टेल टू टेल हेड टू हेड नहीं है। तो अब क्या करोगे, तो क्या अब इसके बीच का एंगल 45 डिग्री है? सोच के बताओ, यस और नो। यस, ऑफ कोर्स यू आर करेक्ट, इसके बीच का एंगल 45 डिग्री नहीं है। देन सर इसके बीच का एंगल क्या है, कैसे पता लगा इसके बीच का एंगल क्या होगा? तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है ना, आपको यहाँ पर इस वेक्टर को थोड़ा सा शिफ्ट करना है। याद रखना, किसी भी वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो, यस इट इज अलाउड, आप कर सकते हो ऐसा। बट कैसे करना है, आपको ना पैरेलली शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करना है? पैरेलली शिफ्ट करना है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसे देखो एकदम पैरेलली कनेक्ट कर रहा हूँ, पैरेलली इसे शिफ्ट करो, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे पैरेलली यहाँ से उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर तो एंगल 45 डिग्री अभी भी बनेगा, बिकॉज पैरेलली शिफ्ट किया है ना। बट अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल आप बोलोगे आप 45 डिग्री है, नहीं नहीं नहीं, 45 डिग्री नहीं है, आपको हेड टू हेड दिखना है, ठीक है। तो ये वाला एंगल होगा दो वेक्टर्स के बीच में, हेड टू हेड यहाँ पर कनेक्ट है ना, तो ये वाला एंगल होगा। तो ये एंगल कैसे आएगा? सिंपल है सर, ये पूरा टोटल 180 डिग्री होता है, 45 डिग्री इसमें से क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, क्या बचा 135। तो यहाँ पर ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 135 डिग्री का एंगल है। सो आई होप अब आप समझ चुके हो कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना हो तो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ लेते हैं, ओके। तो देखो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, हर एक वेक्टर्स के टाइप को समझ लेंगे। फिलहाल आपके टेक्स्ट बुक में टोटल 6 टाइप्स के वेक्टर्स के बारे में दिया गया है, तो हम लोग सबके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीरो वेक्टर के बारे में, किसके बारे में, जीरो वेक्टर के बारे में। फिर हम लोग समझेंगे रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में। देन हम लोग देखेंगे नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हम समझेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जीरो वेक्टर की कहानी सुनते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं जीरो वेक्टर क्या होता है। तो अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, बट उसके पास कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, जीरो वेक्टर बोलोगे, ठीक है।
तो कोई भी एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, देखो वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होगा ही, ठीक है। तो अगर उसके पास कुछ एक डायरेक्शन है बट उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, देन उस वेक्टर को आप जीरो वेक्टर बोलोगे। चलो एग्जांपल देता हूँ, बिना एग्जांपल के तो क्लियरली समझ में आएगा नहीं, तो मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आपके पास ना कोई एक, यहाँ पर कोई एक लड़का है, ये वो लड़का है ये वो लड़का है, और ये ना एक रेसिंग ट्रैक पे स्टार्टिंग, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐसा रुका हुआ है। अभी रेफरी बोलेगा रेडी गेट सेट गो, और फिर ये भागना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मतलब अभी ये रेस्ट पर है, पर ये ना मूव होने वाला है कुछ टाइम बाद, किस तरफ, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का कुछ तो डायरेक्शन है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर डायरेक्शन तो है, बट अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे इस जगह पे, तो ये तो अभी फिलहाल रेस्ट पर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा स्टार्टिंग में, जीरो। क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग में, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप का जो वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। आई होप अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। या फिर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है यहाँ पर, और ये पार्टिकल ना ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और गोल घूमकर वापस यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने कुछ तो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया है तो उसका कुछ तो डायरेक्शन होगा, है ना। और आप देखोगे यहाँ पर तो ये वापस यहीं पर आ गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर था, ये वेक्टर को भी आप क्या बोलोगे, जीरो वेक्टर बोलोगे। या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, तो मान लो अगर आपको एक सेम वेलोसिटी के साथ कहीं पे मूव हो रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन का भी सेम डायरेक्शन होगा। बट अभी इसी लड़के को मान लेते हैं कि ये लड़का जो है ना भागना शुरू कर दिया है, और सेम वेलोसिटी से स्टार्टिंग में 2 सेकंड के अंदर इसने 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रखी, फिर अगले 2 सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी है इसकी, फिर अगले 2 सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी है इसकी। मतलब ये 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही भागे जा रहा है। मतलब इसका ना एक्सेलरेशन नहीं है, पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। बट वहाँ पर जो एक्सीलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड होगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वेक्टर भी क्या है, एक जीरो वेक्टर है। बोलो समझ में आ रहा है आपको, बहुत अच्छी तरह से, ओके। एक बात हमेशा याद रखना, जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल वेक्टर भी बोलते हैं। क्लियर रहेगा क्या, जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आर्बिटरी वर्ड दिया हुआ है। सर ये आर्बिटरी वर्ड का मतलब क्या होता है, आर्बिटरी वर्ड का मतलब होता है रैंडम। आर्बिटरी वर्ड का मतलब क्या होता है, रैंडम, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, और इसका मैग्नीट्यूड है जीरो, मतलब मैं एक जीरो वेक्टर की बात कर रहा हूँ। अब इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, क्या करोगे आप, याद करो क्या करते थे हम लोग। अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 होता तो हम एक 10 सेंटीमीटर की क्या करते, लाइन ड्रॉ करते और उसका एक डायरेक्शन बता देते, है ना। तो यहाँ पर तो आप जीरो, अब क्या जीरो भी सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करोगे, नहीं, तो आप एक सिंपली पॉइंट बनाओगे, आप सिंपली पॉइंट बताओगे, ठीक है। एक पॉइंट बना दिया मैंने, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, ठीक है। अब सर इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो इसका डायरेक्शन ना हम लोग इस टाइम पे आर्बिटरी मान लेते हैं, रैंडम मान लेते हैं, कोई भी डायरेक्शन होगा, बट कोई तो पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं ये कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। ये एक मैग्नीट्यूड है, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, ये एक वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, कोई एक वेक्टर है, चलो ठीक है। अच्छा, वेक्टर को, ये जो जीरो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, सिंबॉलिकल फॉर्म में। तो हम लोग उसको ना जीरो, उसके ऊपर ऐसे वेक्टर, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, जीरो वेक्टर को। सो आई होप अब आपको जीरो वेक्टर के बारे में फुल डिटेल मिल चुका है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइप के वेक्टर के बारे में समझते हैं, और नेक्स्ट टाइप का वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब हम समझते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। तो क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, द रिजल्टेंट ऑफ टू or more vectors is that single vector which produces same effect as produced by all vectors together। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलो समझते हैं। मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए बार, ठीक है। ये ए वेक्टर एक आपके पास क्या वेक्टर है, और एक और वेक्टर है उसका नाम है बी वेक्टर, ठीक है। एक और आपके पास वेक्टर है। अब ये दोनों वेक्टर को आप क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो। इन दोनों वेक्टर को आप क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो। तो जब कंबाइन करोगे इन दोनों वेक्टर को, तो आपको इसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो। कंबाइन करने के बाद आपको इसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया है ना। यहाँ पर आपके पास एक और वेक्टर आ गया है आर बार, और ये वेक्टर ना सेम उतना ही इफेक्ट दिखा रहा है जितना ये ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलकर दिखाते हैं।
मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलकर जो इफेक्ट दिखाते हैं ना, उतना इफेक्ट ये आर वेक्टर अकेला ही दिखा दे रहा है। तो इस आर वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस आर वेक्टर को हम लोग बोलेंगे ये आर वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर है। ये आर वेक्टर क्या है, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हो कि ए और बी को ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है, जो इसका आंसर आता है, वो आंसर क्या है, वो रिजल्ट क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। समझ में आया? आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हो। क्लियर रहेगा क्या? पक्का? तो ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, समझ में आ गया? चलो बढ़िया है। अब हम लोग इसके बाद एक और वेक्टर के बारे में समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। सो अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला डेफिनेशन दिया हुआ है। आओ सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। लिखा है नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ गिवन वेक्टर। नाउ क्या है इसका मतलब, आओ समझते हैं। तो मान लो कि आपके पास कोई एक वेक्टर है, ओके, और ये वेक्टर का नाम है ए बार। ठीक है, ए वेक्टर इसका क्या है, नाम है। ये ऊपर जो एरो होता है इसको बार हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वेक्टर का नाम है ए बार। ठीक है, क्या ये क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, नाउ यहाँ पर मैंने एक और वेक्टर बना दिया है, बट आप देख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट जो डायरेक्शन है दोनों का अपोजिट है। यानी कि ए वेक्टर जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी वेक्टर जो है वो कुछ इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। समझ रहे हो? तो मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे टाइप के जब दो वेक्टर्स आपको मिलते हैं ना, तो इन दोनों वेक्टर्स को आप क्या बोलोगे, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर का नेगेटिव है। क्लियर रहेगा क्या आपको? पक्का? क्यों? बिकॉज बी वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है बट डायरेक्शन इसका अपोजिट है, इसलिए ए वेक्टर जो बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। क्लियर है क्या आपको? पक्का समझ में आया? अब एक बार जरा रीड करो डेफिनेशन को। अ नेगेटिव वेक्टर, सॉरी अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो एक नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, एक नेगेटिव वेक्टर ना किसी एक वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन वाला एक वेक्टर होता है। ठीक है क्या? क्लियर होगा? पक्का? ओके। नाउ एक बात हमेशा याद रखना, नेगेटिव वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिट वेक्टर। एक और बात है, अगर आपको कोई दो वेक्टर ऐसा दिख जाए, ठीक है, ये आपको दो वेक्टर यहाँ पर दिख रहे हैं ना, और ये दो वेक्टर आप देखोगे तो पैरेलल है एक दूसरे के। क्या है? पैरेलल है बट डायरेक्शन अलग है। तो इन दोनों वेक्टर को ना आप एक साथ क्या बोल सकते हो, एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हो। एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हो। क्लियर रहेगा क्या आपको? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। क्यों? बिकॉज ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है और इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसलिए इसको आप एंटी पैरेलल बोल सकते हो। तो आप समझ चुके होगे, अगर दो वेक्टर हैं जो सेम डायरेक्शन में और पैरेलल रहेंगे तब उनको आप पैरेलल वेक्टर बोलोगे। क्लियर है क्या? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के वेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जिसका नाम है इक्वल वेक्टर। तो क्या लिखा है इक्वल वेक्टर्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है, टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी आर said to be equal if and only if they have same magnitude and direction। अच्छा, चलो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर। ठीक है क्या? अच्छा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसका कुछ एक डायरेक्शन है। ठीक है, अब आपके पास एक और ऐसा ही वेक्टर क्वांटिटी है बी वेक्टर करके। अब देखो ये दोनों के दोनों जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, मान लो ये दोनों के दोनों किसी एक सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट कहीं पे तो फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो भी फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का ही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया इस ए वेक्टर से और इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया इस बी वेक्टर से। ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। दोनों ही फोर्स फिजिकल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों का डायरेक्शन है सेम और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, दोनों का सेम। तो ऐसे टाइम पे ये जो दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स को मैं क्या बोलूँगा, इन दोनों वेक्टर्स को मैं बोलूँगा इक्वल वेक्टर। क्या बोलूँगा? इक्वल वेक्टर। एंड यही बोल रहा है इस डेफिनेशन में। तो एक बार वापस पढ़ते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर कोई दो वेक्टर है ए और बी, सेम फिजिकल क्वांटिटी फोर्स को जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनका अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का दोनों सेम है, तब आप बोल सकते हो कि ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे,
इक्वल। क्लियर है क्या? पक्का? ओके। नाउ चलो देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप के वेक्टर्स को। ठीक है, तो क्या होता है पोजीशन वेक्टर? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। अब ये क्या हुआ, चलो मैं इसको आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कोई एक पार्टिकल है कुछ इस पॉइंट पर, कोई एक पार्टिकल है कुछ इस पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है और आपको इस पार्टिकल का पोजीशन बताना है। तो इस पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए हम ना एक वेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक वेक्टर का यूज़ करते हैं और वो वेक्टर हमेशा क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमेशा उस पॉइंट का क्या बताता है, पोजीशन बताता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक मैंने वेक्टर बना दिया है, ये वेक्टर देखो इस पॉइंट का पोजीशन बता रहा है कि ये पॉइंट हमेशा इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन में कुछ एंगल के साथ। ठीक है, एक्स एक्सिस से कुछ इतने एंगल पर इस पोजीशन पर ये क्या है, ये पार्टिकल है। ठीक है, और इसका ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है। ये क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, और इस वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। किससे? स्मॉल आर से। और इस वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इस वेक्टर को हम लोग, पोजीशन वेक्टर। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ वेक्टर एक ऐसा वेक्टर विच गिव द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल का पोजीशन देता है एट अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट पे, विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जिसको चूज किया हो। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने चूज किया ना इस पॉइंट को, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। तो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। इसको हम लोग हमेशा आर बार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप अब आपको समझा होगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। बहुत इजी चीज़ है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, अब हम समझेंगे मेन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो आओ अभी हम लोग समझते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। तो इसका डेफिनेशन है, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मान लो आपके पास कोई एक वेक्टर है, तो ये आपके पास क्या है, एक मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर है। ठीक है, ये आपके पास एक क्या है, वेक्टर है, और ये वेक्टर का कोई एक क्या है, गिवन डायरेक्शन है। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। क्या है, नंबर 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो इस वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, इस वेक्टर को मैं बोलूंगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन हुआ यूनिट वेक्टर के लिए। क्लियर है क्या? बट इसका सिग्निफिकेंस इतना सही नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा है। मैं आपको डिटेल में अब यूनिट वेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? जैसे ये वेक्टर ए था, अब अगर ये एक यूनिट वेक्टर है ना, तो इसके ऊपर मैं ये वाला साइन नहीं डालूंगा, मैं लिखूंगा ए और इसके ऊपर ऐसे कैप लगाऊंगा। अब कैप से मेरा मतलब है कि ये ए क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? चलो क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब ये यूनिट वेक्टर का रियल सिग्निफिकेंस क्या है, मैं जरा आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, पर इससे पहले जरा सा आप एक बेसिक समझो कि अगर आप किसी 1 से किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर कभी चेंज होता है क्या? नहीं। मतलब अगर आपके पास कोई एक 3 है और उससे आप 1 कंबाइन कर दो तो आंसर अभी भी 3 ही होगा। अगर आपके पास 4 है, उससे आप 1 को कंबाइन कर दो तो उसका आंसर अभी भी 4 ही होगा। मतलब 1 से किसी को भी कंबाइन करो ना तो आंसर क्या होता है, उसका सेम रहता है। वही अगर ना आप 2 के साथ 0 को कंबाइन कर देते तो आंसर ही चेंज हो जाता। वही 3 के साथ 0 को कंबाइन कर देते तो इसका आंसर ही चेंज हो जाता। ठीक है, मतलब ये 1 को अगर आप किसी के साथ कंबाइन करते हो ना तो उसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होता। इतना पता है ना? चलो ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो मान लो आपके पास कोई एक वेक्टर था और उस वेक्टर का आपने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड ले लिया। तो ये डी क्या है, ये डी किसी वेक्टर का बस मैग्नीट्यूड है। अब ये वेक्टर का बस मैग्नीट्यूड है, अब इस वेक्टर के पास, सॉरी अब इसको वेक्टर ही नहीं बोल सकता, तो ये एक मैग्नीट्यूड है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर इसके पास कोई डायरेक्शन आ जाए, मैग्नीट्यूड तो है ही, अगर इसके पास कोई डायरेक्शन आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी। ये बन जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी। बट वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए इसको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, अब इसको डायरेक्शन कैसे दूँ, ध्यान से समझना। अब अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगा दूँ, इससे एक यूनिट वेक्टर को कंबाइन कर दूँ, तो यूनिट वेक्टर क्या करेगा, इस मैग्नीट्यूड को एक गिवन डायरेक्शन दे देगा, है ना। और अगर मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन मिल गया तो वो क्या बन जाएगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। बट एक प्रॉब्लम है, क्या यूनिट
यूनिट वेक्टर को अगर मैं किसी के साथ कंबाइन करता हूँ तो क्या वो इस डी पे इफेक्ट डालेगा? इसका आंसर है नहीं। जो यूनिट वेक्टर है वो अगर किसी मैग्नीट्यूड के साथ कंबाइन होता है ना तो उस मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड ही वन है ना। मैंने अभी बताया ना, वन को किसी के साथ भी कंबाइन करो उसका आंसर कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर मैं कोई एक ना यूनिट वेक्टर को क्या करता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ। तो मान लो कि यू ऊपर कैप डाल दिया, मतलब ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। इसको मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया इस मैग्नीट्यूड के साथ। तो यहाँ पर क्या बन गया, डी वेक्टर। यहाँ पे क्या बन गया, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ किसका, यूनिट वेक्टर का। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये डी वेक्टर और अगर इसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दूँ, मतलब इस डी को वहाँ भेज दूँ, ठीक है, इस डी वेक्टर और इसी के मैग्नीट्यूड के साथ इसको क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक यूनिट वेक्टर का क्या मिल जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कैसा होता है, कोई एक वेक्टर और उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो तो आपको उस वेक्टर का क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है क्या, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं? चलो, इतना भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका है। अब एक और बात है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कि मान लो आपके पास था कोई एक एक्सिस दिया हुआ है, कोई क्या दिया हुआ है, एक्सिस। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास ना टोटल 3 एक्सिस हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब यहाँ पर ना तीनों एक्सिस के अलॉन्ग एक एक यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी एक यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर है तो उसको हम लोग ऐसे यू कैप से बोलते हैं, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो यू एक्स बोल दिया। उसी तरह वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी एक यूनिट वेक्टर होगा, तो यू से उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर कैप आएगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए वाई लिख देंगे। और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी एक यूनिट वेक्टर होगा, तो यूनिट वेक्टर है, ऊपर कैप तो आएगा बिकॉज यूनिट वेक्टर है, और ऐसे जेड से क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो याद रखना ये जो यू एक्स होता है ना, इसको इस तरह से लिखना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई भी बोलते हैं, आई कैप भी बोलते हैं। मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे आई कैप। उसी तरह वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे जे कैप, और उसी तरह जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे के कैप। क्या बोलेंगे, के कैप। ये चीज़ क्लियर है क्या, पक्का? तो इसका मतलब एक्स वेक्टर है, ठीक है, उसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको आप क्या बोलोगे, आई कैप बोलोगे। ठीक है, और वाई एक्सिस जो है यानी वाई वेक्टर जो है उसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको आप जे कैप बोलोगे, और जो जेड एक्सिस है, जेड वेक्टर है, उसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको आप के कैप बोलोगे। क्या बोलोगे, के कैप बोलोगे। ये चीज़ क्लियर है क्या, पक्का? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? तो नाउ अब आप बताओ कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था। यस, फॉर्मूला होता है कि उसके वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ में क्या करने का, डिवाइड कर देने का, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो आई कैप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई कैप का फॉर्मूला बन जाएगा एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जे वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, जे वेक्टर का फॉर्मूला होता है वाई वेक्टर डिवाइडेड बाय वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और के वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, के वेक्टर का फॉर्मूला होगा जेड वेक्टर डिवाइडेड बाय, ये जेड वेक्टर है, अच्छे से लिखता हूँ, जेड वेक्टर डिवाइडेड बाय जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या, पक्का? कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा? ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में ना हम इसके ना कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, आपके सिलेबस में तो अच्छी तरह से नहीं दिया हुआ है, बट उसके बारे में थोड़ा बात करना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा कार्टेशियन फॉर्म के बारे में भी आपको बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेक्टर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि वेक्टर को किस तरह से ऐड किया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है, इन सब के बारे में समझेंगे। ठीक है, सो आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।